नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम आज बात करने जा रहे हैं 6 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का शेयर मार्केट का हाल, कि शेयर मार्केट के हाल क्या रहने वाले हैं। पिछले सप्ताह आपने देखा जिस तरह से सुभाष जी ने अपनी रेंज दी थी, मार्केट वही रहा और पिछले 2 दिन में मार्केट में तेजी भी दिखाई दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तेजी टिकेगी? जिस तरह से भी आरबीआई से जो रेपो रेट घटने की उम्मीद थी, अभी उसने कोई उसमें कटौती नहीं करी है। वो नेक्स्ट मीटिंग के लिए उन्होंने होल्ड पे डाल दिया है। और साथ के साथ जो एफआईआईज़ बेच रहे हैं, उनका किस तरह से आगे मूड और माहौल होगा, ये भी हम समझेंगे। और जिस तरह से फेस्टिव सीज़न बिल्कुल अब नज़दीक है और हम सेल भी देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल में ख़ास तौर से अगर हम नवरात्रात में देखें, तो काफ़ी अच्छी सेल्स और काफ़ी अच्छे नंबर्स निकल के आए हैं। इन सब का असर क्या मार्केट में आगे फर्दर पड़ता हुआ दिखाई देगा? इन सब विषय पे हम बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे जी। प्रोग्राम को देखते हैं जी। तो सुभाष जी, अभी जो सिचुएशन है, तो मार्केट में जैसे भी हमने पिछले 2 दिन तेजी देखी है, तो ये तेजी मतलब किन फैक्टर्स की वजह से तेजी बाजार में दिखाई दी देखो और अच्छी रविंदर जी। दिखाई दी? हाँ जी रविंदर जी, देखो 1 अक्टूबर को आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर करी है। जी। ठीक है। जो एक्सपेक्टेड था लोगों को कि 25 पैसा कट करेंगे, वो कट तो नहीं किया। जी। लेकिन यदि आप पूरा पॉलिसी को पढ़ेंगे तो ये बहुत मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव थी। जैसे बैंकों के लिए पहले आईपीओ के लिए 10 लाख रुपए तक की फंडिंग कर सकते थे बैंक्स, वो बढ़ा दिया उन्होंने, 25 लाख कर दिया। शेयर मार्केट में 20 लाख की लिमिट थी, वो 1 करोड़ कर दी। डेट के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर रिस्ट्रिक्शंस थी, वो अनलिमिटेड कर दिया, है नहीं। एक्विजिशन फंडिंग जो है, जैसे कोई कॉरपोरेट किसी दूसरे कॉरपोरेट को टेक ओवर करता है तो एक्विजिशन फंडिंग नहीं होती थी बैंकों द्वारा, वो एक्विजिशन फंडिंग खोल दी। तो जी। मतलब काफ़ी लिबरलाइज किया है ना। अच्छा, उसके अलावा हमारा जीडीपी रेट 6.5% आरबीआई ने एस्टिमेट किया था। टैरिफ, यूएस ने टैरिफ बढ़ाने से एप्रीहेंशन था कि ये 50 60 70 पैसा और घट जाएगा, तो 6% से भी नीचे आ जाएगा। तो हुँ। आरबीआई ने पूरा कॉन्फिडेंस जाहिर किया है और उसको अपवर्ड रिवाइज करके 6.8% किया है ना। जी। तो ये भी पॉजिटिव है। हमारा इन्फ्लेशन, आरबीआई ने पहले पूरे साल का इन्फ्लेशन 3.1% एस्टिमेट किया हुआ था पहले पॉलिसी के अंदर, वो भी घटा के 2.6% कर दिया इन्फ्लेशन हमारा। जैसे तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी, सेकंड क्वार्टर का 6.8 जीडीपी एस्टिमेट कर रखा था, वो 7% कर दिया, है नहीं। तो हुँ। और ओवरऑल 6.8% जीडीपी एस्टिमेट किया है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में, और आरबीआई ने इंडिकेशन तो दिया ही है कि रेट कट इज पॉसिबल, वो देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो दिसंबर के अंदर उन्होंने इंडिकेशन दिया है, तो दिसंबर में रेट कट हो भी सकता है, क्योंकि अभी यूएस ने टैरिफ रेट बढ़ाया, वो उनको देखना था किसका इम्पैक्ट क्या है। जीएसटी के रेट घटे, उसका इम्पैक्ट आरबीआई को चेक करना है, क्योंकि ये रेट कट वो उसको बाद में भी कर सकते थे, कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसको इमीडिएट ठीक नहीं समझा कि इसमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी की, और 25% रेट कट ना करते हुए भी मार्केट ने इसको बहुत पॉजिटिव लिया है। और हमारा वेडनेसडे को भी मार्केट बढ़ा, थर्सडे को छुट्टी थी, फ्राइडे को भी मार्केट बढ़ा है। कुल मिला के पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है। और जी, आपने कुल मिला के तो हाँ जी, जी, हाँ, कुछ कह आपने रहे हैं, आपने कहें। सेकंड क्वेश्चन था कि आगे मार्केट कैसा रहेगा। जी, लेकिन आगे मार्केट कैसा रहेगा उससे पहले मुझे थोड़ा-सा बताइए। जिस तरह से आपने कहा कि 6.8 की जो है ना जीडीपी की ग्रोथ बताई गई है, तो ये क्या 2025-26 की 6.8 हम उम्मीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ जी, 2025-26 के लिए है। तो ये अभी इसके अंदर जो 6.8 है, ये 2025-26 के लिए है। हाँ जी, आपका वो सेकंड क्वेश्चन क्या है? जी, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जी मार्केट का अब आगे जो नेक्स्ट वीक हमारा हम देख रहे हैं, इसमें क्या हाँ जी। जो एफआईआईज़ लगातार बेचते आ रहे हैं, क्या एफआईआईज़ का अब कुछ मूड बदलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? और पिछले 2 दिन में अगर हम जिन तेजी रही है उसमें एफआईआईज़ का मूड कैसा रहा है?
देखिए, फाइज ने अब तक आप देखेंगे तो 2,42,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं इस कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से। और फ्राइडे को जो माल उन्होंने बेचा था 1,583 करोड़ का, और डीआईआई ने 490 करोड़ की सपोर्ट किया था। उसके बावजूद भी मार्केट तेज रहा है। और डीआईआई ने मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 5,78,000 करोड़ का सपोर्ट दिया है 1 जनवरी से अब तक, है ना। तो कहने का मतलब है एफपीआई की इतनी लंबी सेलिंग के बावजूद है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट मेंटेन रही है। तो मार्केट हमारा गिरा नहीं है, सपोर्ट बना हुआ है नहीं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है कि जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी हमने नवरात्रि एंड ऑल फेस्टिव सीजन में आफ्टर जीएसटी जो इसका कम हुआ है उसके बाद जिस तरह से सेल बढ़ी है, तो इसका भी क्या असर मार्केट पे हम देखेंगे? देखो, हमारी है ना सितंबर की जीएसटी कलेक्शन 1,89,000 करोड़ हुई है, ठीक जी है ना। तो इसके अंदर काफी ऑटो की काफी अच्छी कलेक्शन रही है। 22 सितंबर से कलेक्शंस बढ़ी हैं एकदम। तो मतलब, और अभी दिवाली फेस्टिवल है, ऑटो की बढ़ेगी। और काफी इसमें जीएसटी का रेट काफी ऑटो सेक्टर में कम हुए हैं। तो वो भी उन सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट आना है नहीं। जो 28% था उनको 18% कर दिया है। जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनको 40 कर दिया है, लेकिन वहां पे एक एक्स्ट्रा टैक्स और लगता था, तो वो 20% के करीब बैठता था, तो मतलब 45% के करीब बैठता था। स्टिल लग्जरी गाड़ियों का जी भी जीएसटी देखे तो कुल मिला के कमी है। तो ऑटो सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव है, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। तो अपना जो जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है, और ये जी हमारा जो है ना पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का और इस सर्विस का दोनों बहुत ऑल टाइम हाई हैं। वो बड़े वेटेज उसको बेटर कर रहे हैं। और यूएस का एक प्रॉब्लम हुई है, शटडाउन जिसे हम कहते हैं। दो जी तीन दिन से शटडाउन चल रहा है। शटडाउन का मतलब यह है कि उनका जो पार्लियामेंट में वहां की जो पार्लियामेंट है, वहां पे जो एक्सपेंडिचर बिल है वो पास नहीं हुआ, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे अ, ये इसरो वगैरह है, वह वहाँ की इसरो, नासा, सॉरी, नासा नासा है। नासा हाँ, तो वहाँ की सारी सैटेलाइट्स का काम, ये मंगल ग्रह के ऊपर, चांद पे, ये सारे उनके रुक गए हैं। इसी प्रकार जी बहुत जहाँ, क्योंकि गवर्नमेंट की डेटा कलेक्शन, इवन जैसे इनका पीएमआई का डाटा आना था, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आना था, वो डाटा नहीं आया है बिकॉज ऑफ दिस की पीपल आर नॉट वर्किंग। तो ये सारे वहाँ पे रुक गया है। और वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नहीं, डेमोक्रेटिक जो ओपोजिशन पार्टीज है वो रिपब्लिक से खुश नहीं है, और इनका बिल को पास नहीं होने दिया। तो ये एक शटडाउन ऐसी पहले भी ऐसी लगाया, तीन ऐसी साल पहले भी लगाया है। जी तो सुभाष जी ऐसी सिचुएशन में क्या सिचुएशंस बनेगी अमेरिका में ट्रम्प के अमेरि एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसका इम्पैक्ट देखिए, क्या भारत में भी कुछ आएगा? देखो, ऐसी सिचुएशन में थोड़ा स्टैंड स्टिल हो जाता है। मैं, ये लंबा चल जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन लंबा नहीं चलेगा। और पॉजिटिव साइड में देखें तो फेड कट का जो अभी अक्टूबर एंड में पॉलिसी आनी है, उसमें 25 पैसा रेट कट के चांसेस बढ़ गए हैं, है नहीं। ओके क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की फिगरें बढ़ेगी, और नेगेटिव जो बना है तो उससे रेट कट आ जाएगा, तो वो मार्केट के लिए थोड़ा पॉजिटिव भी है। जैसे फ्राइडे को मार्केट सारे बढ़े हैं, डो जोन्स बढ़ा है 0.5%, S&P 500 भी बढ़ गया, नेस्डेक्स थोड़ा हल्का सा फ्लैट टाइप था, थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ था। तो ये मतलब उस सेंस में ये पॉजिटिव है कि भाई चलो 25% रेट कट आ जाएगा, इमीडिएट पॉलिसी फेड की ड्यू है। और वैसे भी फेड रिजर्व ने बोला हुआ था कि भाई हमारे कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, और कंसिडरिंग कि भाई हम अभी जो फेड रेट है विच इज अराउंड 4% इंटरेस्ट रेट, ये 2% रहना चाहिए। मतलब, तो मतलब देर इज ए ग्रेट स्कोप फॉर रेट कट। और यदि वहां रेट कट होता है तो अमर्जिंग मार्केट सब
में पॉजिटिव है, इंडिया का भी बहुत पॉजिटिव है, वहाँ रेट कट होता है तो यानी जो कि वहां रेट कट होगा तो एफआईआई फिर भाग के इधर भागते हुए आएंगे, वापिस आने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि चांसेस बढ़ जाएंगे। वहाँ अब अभी तो सुभाष जी, हाँ, जी जी, अभी तो क्या है, अट्रैक्टिव है यूएस मार्केट, वहाँ रेट अच्छा, इंटरेस्ट रेट 4% तो फेड का ही है, तो वहाँ भी जी इंटरेस्ट बना हुआ है, तो बनाओ। इसलिए सुभाष जी, हाँ एक चीज और बताइए कि जिस हाँ, तरह से भी हमने पिछले सप्ताह क्रूड रेट में क्रूड ऑयल में के दामों में कमी देखी है, तो ये कमी क्या दर्शा रही है? ये कमी देखो ऐसा होता है, फेड यूएस का शटडाउन हो गया, वहाँ की कंजम्पशन खत्म हो गई, तो जो कि अच्छी क्रूड की कंजम्पशन थी, है ना, और ये जियो पॉलिटिकल तो चल ही रहा है, तो थोड़ा सा मतलब वहाँ पे क्रूड के प्राइस थोड़े सॉफ्ट हुए हैं, शॉर्ट मतलब $64 ब्रेंट का हुआ है, और 60 के करीब नॉर्मल क्रूड WTI चल रहा है, तो जी पर बैरल $60 पर बैरल, है ना, तो ये है कि वहाँ सॉफ्ट हुए प्राइसेस, और ये क्रूड के लिए यदि सॉफ्ट होते हैं ना, तो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में रहता है। चलिए, अब ये बताइए सुभाष जी कि नेक्स्ट वीक जो मार्केट है उसकी रेंज, अगर हम बात करें, रेंज किस तरह की आपको दिखाई दे रही है? देखो रेंज है ना, निफ्टी हमारा 24,894 क्लोज हुआ था, तो मैं जी, समझता हूँ ये 24,550 से 25,550 के बीच में रहना चाहिए मार्केट, निफ्टी ये फिफ्टी। पिछली वाली ही रेंज दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, पिछली बार मैंने 25,200, 24,200 से 25,200 दी थी, ठीक ये है, 24,550 से 25,550, ठीक है। क्योंकि और बैंक ये, निफ्टी? और बैंक निफ्टी 55,589 क्लोज हुआ था, तो चौवन जी, हजार छह सौ पचास से 56,650 मैं रेंज दे रहा हूँ। 54,650 से 56,650। हाँ हाँ जी, तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी की जो आपने रेंज दी है वो 54,050 से लेके 25,550 की दी है, और बैंक निफ्टी चौबीस की हजार आपने पाँच दी सौ है पचास चौवन से हजार 25,550, 24,550 हाँ, चौवन, जी, हाँ, 54,450 से ना? नहीं, बैंक निफ्टी 54,650 से 56,650, और निफ्ट मैं निफ्टी निफ्टी 50 जो दिया है 24,550 से पच्चीस हजार पच्चीस पाँच हजार सौ पाँच सौ पचास पचास हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी, अब ये तो चलिए रेंज हो गई है, और जो दर्शक रेंज वगैरह देखते हैं क्योंकि उनको भी आइडिया एटलीस्ट है कि मार्केट में क्या चल रहा है। और जब मैं कार्यक्रम करता भी हूँ तभी बताता हूँ दर्शकों से कि भाई ये जो कार्यक्रम है, जो सुभाष जी रेंज देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है किसी तरह की खरीदने या बेचने की आपको सलाह देते हैं, ये सिर्फ एनालिसिस होता है। तो एनालिसिस की तरह लें, और जब भी कुछ खरीदना बेचना हो तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। सुभाष जी, एक चीज और बताएं, जिस तरह से दिवाली नजदीक आ गई है, और हमारी दिवाली में हमारे यहाँ इंडिया में फेस्टिव सीजन में सोने की खरीद बहुत होती है, चांदी की खरीद बहुत होती है, तो ऐसे में सोना ऑलरेडी अपने मतलब ऑल टाइम हाई पे है एक तरह से। तो अभी इसके सोने के रेट आप किधर जाते हुए देख रहे हैं? क्या इसमें कोई मेजर बड़ा करेक्शन आने की संभावना आगे चलकर है? देखो नरोविंदर जी, क्या रहा है, जब सोना और चांदी तेजी पे चल रहे हैं ना, तो जैसे तो इनकी बाइंग तो हो, सेंट्रल बैंकों की बाइंग तो चल ही रही है, चाहे यदि ये स्टार्ट कर देते हैं बाइंग करना तो और बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरा ये है कि भेड़ चाल जिसे हम कहते हैं ना, जैसे मान लो इंडिया के अंदर देखोगे ना, तो जो ये जो अपना गोल्ड ईटीएफ है, इस ये इतना बढ़ गया है कि 11-11 12-12 हजार करोड़ एक एक ईटीएफ में पैसा आ गया है, जैसे एसबीआई ईटीएफ में 11 हजार करोड़ आ गया है ना, तो मतलब दूसरे ईटीएफ में भी पैसा बढ़ रहा है, तो ये रिटेल इन्वेस्टर भी एकदम सब एक ही तरफ मार्केट में चल रहा है, तो ये क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। चाइना भी खरीद रहा था, इंडिया भी खरीद रहा है, इंडिया के जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि इंडिया का रिजर्व में वो थोड़ा उसको सॉफ्ट कर रहा है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को बेच रहा है, और इधर गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रहा है, तो अपने फॉरेक्स रिजर्व में $700 बिलियन का जो फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें $90 बिलियन का तकरीबन गोल्ड रिजर्व कर लिए उन्होंने, तो ये एक अच्छी फिगर है जो पहले कभी नहीं थी। और इसी प्रकार दूसरे फेडरल बैंक है, वो भी इसको अंदर रिजर्व को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अभी जैसे सोलर पैनल वगैरह में चांदी का बहुत बड़ा रोल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी का बहुत बड़ा रोल है,
है नहीं, जी। सेमीकंडक्टर में चांदी का रोल है, तो इनका यूजेज बहुत है, तो इसलिए चांदी भी तेजी से बढ़ रही है। 60% के करीब चांदी बढ़ गई है इस साल, और गोल्ड भी 50% के करीब बढ़ा हुआ है। तो ये मतलब ये एक भेड़ चाल भी कह सकते हो कि व्हेन एवरीवन इज बाइंग, तो आपको ये लगता है कि मैं पीछे नहीं रह जाऊं, और जिनको बाई करना है तो वो डर के जल्दी बाई करता है कि और रेट ना बढ़ जाए। वो आपकी इंडस्ट्री में जो कहा जाता है ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है, और ये वर्ल्ड वाइड है, ये नॉट ओनली इन इंडिया, ये वर्ल्ड वाइड है ये चीज। और सुभाष जी, मतलब क्वेश्चन अब यहाँ पे ये है कि चलिए, जो मान लीजिए फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते लोग जो बाई कर रहे हैं, और जो लोग इस चलते नहीं बाई कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी नीचे वापस आएगा, नीचे वापस आएगा तब खरीद लेंगे। तो गोल्ड में नॉर्मली, मतलब अभी तक तो यही देखते आए कि गोल्ड बढ़ता ही जाता है, जो एक बार बढ़ गया वापसी वो जाता नहीं है। तो आपको क्या लगता है, गोल्ड में जिस तरह से तेजी आई है, तो क्या इसी तरह से कोई शार्प करेक्शन भी आ सकता है क्या? और अगर आता है देखिए, तो क्यों आएगा? देखो ऐसा होता है, जैसे आप किसी रोड पे चलते हो तेजी जाते जाते हो, द मोर यू गो अप, तो देर इज ए पोटेंशियली उतना ही नीचे जाने के चांसेस भी हो जाते हैं, है नहीं। तो मतलब इसके अंदर थोड़ा उस हिसाब से नहीं है, लेकिन 2 सीढ़ी आप चढ़ रहे हो तो 1 सीढ़ी डाउन तो जाएंगे ही जाएंगे। मतलब ये जाएंगे। अभी गेम जो है, जितना आप ऊपर जा रहे हो तो थोड़ा सा आपका गैप बनता है, उतनी पोटेंशियलिटी नीचे जाने की बढ़ती चली जाती है। तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है ना, वो अर्ली साइन जब तेजी के होते हैं वहां वो तभी पकड़ता पकड़ है लेता है। है ना। बिल्कुल। और आम इन्वेस्टर जब होते हैं, वो जब वो बिल्कुल बेतहा तेजी में पहुंच जाता है तब बिल्कुल, वो जब आते टॉप पे, हैं। मतलब जब वहां से नीचे जाने की उम्मीद बन रही होती, तब फिर वो हाँ, खरीदता है। तो वो खरीदता है, तो ये थोड़ा सा तो सुभाष जी, देखना पड़ेगा। एक चीज और बताइए मेरे को, लास्ट हम्म। क्वेश्चन ले रहा हूँ कि आने वाले वीक में, जो 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर का रहेगा, इसमें कौन से सेक्टर ज्यादा तेजी दिखा सकते हैं और किन सेक्टर में मंदी देखने को मिल सकती है? देखो, बैंकिंग सेक्टर अच्छा रहेगा, ऑटो सेक्टर अच्छा रहना चाहिए, फाइनेंशियल सेक्टर भी अच्छा रहना चाहिए, है नहीं। थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेगा फार्मा, है नहीं। आईटी अब काफी नीचे हो गया है, तो यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि डिमांड तो अगेन वापस अमेरिका की भी बन जाएगी, है नहीं। और आईटी इस टाइम पे बिल्कुल थ्रो अवे प्राइस के ऊपर है, तो आईटी पर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म को देखते हुए आईटी सेक्टर को भी फोकस करना चाहिए। और एफएमसीजी अभी सबड्यूड भी रहेगा, है नहीं। तो बाकी हॉस्पिटलिटी बेटर रहना चाहिए, हेल्थ सेक्टर बेटर, मतलब हेल्थ सेक्टर सो रहना चाहिए। तो सुभाष जी, एक चीज और लास्ट मैंने कहा था, लेकिन एक हाँ और जी। आप आईटी से ध्यान आया, टीसीएस के विषय में आप क्या देख रहे हैं? देखो, टीसीएस जो है ना, 3,000 से भी नीचे चला गया, है ना। जी। और जो कि 4500 रुपए में तो उन्होंने एक बार बाई बैक किए थे शेयर, तो जी। मतलब फंडामेंटल तो स्ट्रोंग है, लेकिन टेक्निकली डाउन है। अभी H1B वीजा आया है, उसकी वजह से है। यूएस अभी पॉजिटिव नहीं है, वहां पे रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, एक इंक्वायरी भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया यूएस ने, कि भी आपने जो H1B वीजा में जो लोगों को कॉल किया था, तो आपने वहाँ अमेरिकन को हटाया था, तो एक इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है। तो वो वैसे नॉट ओनली टीसीएस बट बहुत सारी कंपनियों पे हुई है जिन्होंने भी H1B वीजा लिया था, तो एक सेंटीमेंट थोड़ा सा डाउन है। बाकी फंडामेंटल के हिसाब से ये रेट बहुत बढ़िया है, क्योंकि काफी नीचे मार्केट आ चुका है, और ये रेट के ऊपर फंडामेंटल में वो बाइंग बनती है, तो मतलब उस हिसाब डेफिनेटली से। बाइंग बन। हाँ जी। बिल्कुल सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं दर्शकों के लिए निफ्टी की रेंज 24,550 से लेकर 25,550 के बीच में रहने की संभावना जताई है, और 54,650 से लेकर 56,650 के बीच में बैंक निफ्टी की रहने की संभावना जताई है। और दर्शकों से मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि जब हम विश्लेषण करते हैं और जो रेंज सुभाष जी शेयर करते हैं, हम किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं खरीदने या बेचने की करते हैं। तो जब भी आपने कोई ट्रेड करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, क्योंकि शेयर मार्केट
रिस्की है। आज हम अगर विश्लेषण कर रहे हैं, आज शनिवार को, तो मंडे हो सकता है अगर मार्केट खुले तो विश्लेषण से बिल्कुल अलग हो जाए, क्योंकि क्या घटनाएँ घट जाएँ कुछ नहीं पता होता। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बिल्कुल जब व्यूअर्स की बात कही तो मैं भी व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ, आप इस कार्यक्रम को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और जिस तरह से सुभाष जी को पिछले 2 ढाई सालों से लगातार देखते आ रहे हैं, बिना नागा, बिना छुट्टी लिए सुभाष जी भी आ जाते हैं और अपनी राय रखते हैं, अपना विश्लेषण देते हैं। तो आप अगर इस कार्यक्रम को और भी अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक बढ़ाएँ, शेयर करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेहतर होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार से।